आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने वाकई पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी। आज हम इन तबाहकुन वाक़यात की टाइमलाइन, उस वक्त के जोग्राफियाई और सियासी दबावों और सबसे बढ़कर इस कठिन अखलाकी कशमकश को समझने की कोशिश करेंगे जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। आसमान से गिरने वाली मौत। आइए जरा 6 अगस्त 1945 की एक बिल्कुल आम सी पीर की सुबह की तरफ चलते हैं। हिरोशिमा शहर के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह ठीक 8:15 पर एक अमेरिकी बोइंग B-29 तैयारे से एक बम नीचे गिराया गया। जरा तसव्वुर करें, ठीक 43 सेकंड्स तक वो बम फिजा में गिरता रहा, एक इंतहाई खौफनाक, खामोश, आज़ादाना गिराव, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका कोई आम धमाका नहीं था। धमाके के बिल्कुल मरकज में दर्जा हरारत अचानक 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये इतना ज्यादा दर्जा हरारत है जिसने लफ्जी तौर पर हर चीज को बुखारात में तब्दील कर दिया। पलक झपकते ही 80,000 इंसानों की जान चली गई। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सूरज जमीन पर आ गिरा हो। इस महलिक हथियार की बेपनाह ताकत को देखकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मरकजी साइंसदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को एक मुकद्दस किताब का यह हौलनाक जुमला याद आया था, अब मैं मौत बन चुका हूं, दुनियाओं का तबाह करने वाला। ये जुमला इस खौफनाक नए दौर के आगाज की बिल्कुल सच्ची और लर्ज़ाखेज तस्वीर पेश करता है। जंग की तरफ बढ़ते कदम। तो आखिर इंसानियत इस तबाही के दहाने तक पहुंची कैसे? इस बात को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर उस आलमी तनाज़े को देखना होगा जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को चीर कर रख दिया था। इस वक्त दूसरी आलमी जंग उरूज पर थी और दुनिया 2 बड़े इत्तेहादों में बंट चुकी थी। एक तरफ एक्सिस पावर्स थीं, जहां जापान, नाजी जर्मनी और इटली के साथ खड़ा था, और उनके मुद्दे मुकाबिल थीं एलाइड पावर्स या इत्तेहादी कुव्वतें, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन शामिल थे। मामलात अचानक खराब नहीं हुए थे। ये तनाज़ा बतदरीज परवान चढ़ा। 1931 में मंचूरिया पर हमले से लेकर 1940 में फ्रांसीसी इंडो चाइना पर कब्जे तक जापान की एशिया में साम्राज्यी तौसीह जारी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने 1941 में जापान पर तेल की पाबंदी लगा दी, जिसका इख्तिताम 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक और तबाहकुन हमले की सूरत में हुआ। अब यह एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने वाला है। जापान के तेल का 80% हिस्सा अमेरिका से आता था। तो जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो जापान बिल्कुल बेबस हो गया, और इसी मजबूरी ने उन्हें जनूब मशरिकी एशिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए अमरीकी बहरिया पर हमला करने पर मजबूर किया। हथियार डालने से इनकार। 1945 तक जर्मनी और इटली तो हथियार डाल चुके थे, लेकिन बहर काहिल के खित्ते में जंग अब भी पूरी शिद्दत से जारी थी। इसकी वजह बहुत सादा थी। जापानी सल्तनत किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। हार ना मानने की इस जिद को समझने के लिए कामिकाज़ी पायलट्स की रिवायत को देखें। ये इस बात की वाज़े अक्कासी करता है कि उस वक्त जापान में ब्रेन वॉशिंग की सतह किस हद तक शदीद थी। फौजियों और शहरियों के जहनों में ये बात बिठा दी गई थी कि हथियार डालना इंतहाई जिल्लत की बात है और अपने शहंशाह के लिए दुश्मन के जंगी जहाज़ों से टकराकर जान दे देना सबसे बड़ा एजाज़ है। दूसरी जानिब अमेरिका जापान पर बराह रास्त ज़मीनी हमला करने से हिचकिचा रहा था, और इसकी वजह जंगे ओकिनावा के खौफनाक आदाद व शुमार थे। इस एक जंग में 12,000 अमरीकी फौजी, 1,10,000 जापानी फौजी और 1 लाख ओकिनावा के शहरी मारे गए थे। इस खूनरेजी ने जजीरे की 25% शहरी आबादी का यकसर सफाया कर दिया था। तो चूंकि एक ज़मीनी हमले में बेपनाह जानी नुकसान का वाज़े ख़तरा था, इसलिए नए सदर हैरी ट्रूमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सूरत में एक तबाहकुन मुतबादिल नज़र आया। 16 जुलाई को एटम बम का कामयाब तजुर्बा हुआ, और जब 29 जुलाई को जापान ने पोट्सडाम डिक्लेरेशन की मुकम्मल तबाही की वार्निंग को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, तो स्टेज बिल्कुल तैयार हो गया। तबाही का मंजर, और बिल्कुल यही चीज़ कहानी को वापस अगस्त 1945 की उस मनहूस सुबह की तरफ ले आती है, जब तबाही की वो वार्निंग एक इंतहाई खौफनाक हकीकत में बदल गई। हिरोशिमा में इस हमले के बाद जिंदा बच जाने वालों की बताई गई तफसीलात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अंधा कर देने वाली रोशनी जिससे लोग हमेशा के लिए बहरे हो गए। इंसानों के बुखारात बनने से सिर्फ साए बाकी रह गए, और फिर आसमान से गिरती हुई जहरीली स्याह बारिश। शहर की 70% इमारतें तबाह हो चुकी थीं, और सबसे बड़ा अलमिया यह था कि 90% तिब्बी अमला उन्हीं लम्हों में हलाक हो चुका था।
इसके ठीक 3 दिन बाद एक दूसरा और हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर बम, जिसे फैट मैन कहा जाता था, नागासाकी पर गिराया गया। लेकिन यहाँ एक फर्क था। हिरोशिमा की हमवार जमीन के बरक्स नागासाकी एक पहाड़ी वादी में वाक़या था। इन पहाड़ियों और कुछ पेशगी वार्निंग की वजह से वहाँ फौरी हलाकतें निस्बतन कम हुईं। लेकिन इन दोनों हमलों का सबसे बड़ा और खालिस अलमिया ये तल्ख हकीकत है जो हमें इन आदाद शुमार से पता चलती है। मारे जाने वाले तकरीबन 2 लाख अफराद में से हैरानकुन तौर पर 95% आम शहरी थे, ना कि फौजी। जापान का हथियार डालना। तो इस बेमिसाल और नाकाबिल तसव्वुर तबाही के बाद जापान की क़यादत आखिरकार अपनी सूरत हाल की हकीकत का सामना करने पर मजबूर हो ही गई। वैसे ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है कि 2 एटम बम गिरने के बावजूद भी जापान की सुप्रीम काउंसिल हथियार डालने के मामले पर 3 और 3 के तनासुब से बराबरी पर थी, यानी एक मुकम्मल डेडलॉक। ये तातुल इतना शिद्दत था कि आखिरकार शहंशाह हिरोहितो को खुद मुदाखलत करके हतमी फैसला देना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ एटम बमों की नहीं थी। हथियार डालने के पीछे और भी महरक़ात थे। नागासाकी पर हमले से महज चंद घंटे कबल सोवियत यूनियन का अचानक मंचूरिया पर हमला कर देना और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई शहरी बेचैनी और गुस्सा, इन सब अवामिल ने मिलकर बिलाखिर 15 अगस्त को जापान को हथियार डालने पर मुकम्मल तौर पर मजबूर कर दिया। एक मुश्किल अखलाकी मखमसा। दहाइयों गुजर जाने के बाद भी जब हम इन वाक़यात का तज्ज़िया करते हैं तो जंग की इंसानी कीमत के हवाले से कुछ इंतहाई गहरे और कठिन सवालात जहन में उभरते हैं। एक तरफ सदर ट्रूमैन और अमेरिकी फौजी हुक्काम का इस्तिदलाल है। उनका मानना था कि उनके सामने एक इंतहाई कठिन इंतखाब था। उनका पुख्ता यकीन था कि बम गिराना अगरचे एक बहुत बड़ा आलमिया था, लेकिन इसकी वजह से ऑपरेशन डाउनफॉल जैसी एक वहशियाना ज़मीनी जंग को रोका गया, जिसमें शायद 10 लाख अमरीकी जानें जा सकती थी। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स नाकिदीन के दलाइल भी हैं। उनका कहना है कि शहरी आबादी के बजाय किसी फौजी जजीरे पर बमबारी भी एक सख्त वार्निंग के तौर पर काफ़ी हो सकती थी। उनका ये भी मानना है कि जापान शायद सोवियत हमले की वजह से पहले ही हार मानने को तैयार था, इसलिए इतने ज़्यादा शहरियों की कुर्बानी किसी सूरत जायज़ नहीं, और ख़ास तौर पर दूसरे बम को तो वो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी करार देते हैं। ये अखलाकी इख्तलाफ कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा 1991 के इस सर्वे से लगाया जा सकता है, जहां 63% अमरीकियों का मानना है कि बमबारी जायज़ थी, वहीं सिर्फ 29% जापानी इसे जायज़ समझते हैं। इसका मतलब है कि इस हौलनाक फैसले की अखलाकियात का इन्हिसार बड़ी हद तक इस बात पर है कि इसे किस मुल्क के तारीख़ी नुक्ता नज़र से देखा जा रहा है। इस सब के बाद जौहरी तबाही की इस नाकाबिले तसव्वुर होलनाकी को देखते हुए जहन में एक सवाल ज़रूर उभरता है, क्या अमन कायम करने के नाम पर लाखों बेगुनाह आम शहरियों की जान लेना कभी भी जायज़ करार दिया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी तारीख के सफ़ात में गूंजता है और हमें उन वाक़यात पर बार बार गौर करने की दावत देता है।